हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हमने जो सोशल वर्क की सीरीज़ स्टार्ट की है, स्पेसिफिकली फोकस करते हुए नेट पर एनटीए नेट एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम इस सीरीज़ में। हमारे पास के 4 लेक्चर्स में हमने की कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में जाना और सोशल वर्क के फाउंडेशन को समझा। अब जो लेक्चर सीरीज़ आने वाली है हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क, उसमें हम देखेंगे कि सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है। तो ये लेक्चर प्लस इसके बाद आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क को कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। उसमें हम देखेंगे कि मेजर माइलस्टोन्स कौन से हैं सोशल वर्क के इवोल्यूशन में, कौन कौन सी बुक्स हैं जो डेवलप हुई हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेवलप हुए हैं, मेथड्स कैसे डेवलप हुई सोशल वर्क की, और एनटीए नेट के हिसाब से हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे याद करना है टॉपिक्स को। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूके। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूके। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो बेसिकली हमारा फोकस है इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम चैरिटी टू सोशल पॉलिसी। इसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, हाउ चैरिटी, रिलीजियस ड्यूटी एंड पुअर रिलीफ इवॉल्व्ड इनटू फॉर्मल सोशल पॉलिसी। कौन कौन से की मूवमेंट्स हैं, जैसे कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। इसके अलावा कितने तरह के पुअर हैं और जो पुअर का बाइफरकेशन है या कैटेगराइजेशन, उसके बारे में जानेंगे। पुअर लॉ क्या है और कैसे इसने पूरे बोल सकते सोशल वर्क को और वेलफेयर के जो कॉन्सेप्ट है उसको इवोल्यूशन दिया है, और इसका इम्पैक्ट क्या है मॉडर्न सोशल वर्क पर। तो इस वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। हमारा अभी जो फोकस है वो बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क या हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूके पर है। व्हाट इज़ सोशल वर्क, तो आई थिंक मैंने अभी जो 4 लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसमें आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि सोशल वर्क क्या है। तो ये एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है जो कि गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेटिंग्स में काम करते हैं। ये ओरिजिनेट हुए हैं यूके में एंड यूएसए एंड एक्सपैंडेड ग्लोबली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोशल वर्क कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, तो बेसिकली ये यूरोप में ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, पहले यूके में एंड देन यूएसए में। कई बार साइमल्टेनियसली भी इसको हम डील कर सकते हैं कि जो चेंजेस यूके में आ रहे थे वही चेंजेस यूएसए में भी आ रहे थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, टर्म्स में डिफरेंस है और तरीके में डिफरेंस है। पर्पस क्या है सोशल वर्क का, तो ये एनहांस करता है वेलबींग को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को। आई थिंक मैंने 1-2 वीडियो पहले आपसे पूछा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, आप सबको पता चल गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो सोशल वर्क है वो क्या कंबाइन करता है, तो सोशल वर्क एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, अलग अलग डिसिप्लिन से हमने इसके कंटेंट को लिया है और इसको हमने एक कंपाइलेशन फॉर्म में रखा है, ताकि हम जब प्रैक्टिस करें तो हम हर डिसिप्लिन से इसके सोर्सेस ले सकें। ठीक है, अब हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है ना, वाई वी स्टडी हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। तो देखो, फिलॉसफी का मतलब होता है कि क्या मर्म है, क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है। मतलब फ़िलॉसफी से हमें समझ में आता है कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए, क्या बैकग्राउंड रहा और क्या थॉट्स आए और थॉट्स पे कैसे रिविजन्स हुआ। उससे हमें पता चलता है कि एक सब्जेक्ट को इवॉल्व होने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसको अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए किन किन माइलस्टोन से गुजरना पड़ता है, और वो सब्जेक्ट किन कंपोनेंट से मिलके बना है। तो फ़िलॉसफी से हमको ये पता चलता है। हिस्ट्री हमको बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक नियम आता है, फिर उसके बाद रिवीजन होता है, फिर नया नियम आता है, फिर रिवीजन होता है।
कुछ चेंजेस अच्छे होते हैं, कुछ चेंजेस बोल सकते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो हमें किस सिचुएशन में क्या अप्लाई करना चाहिए वो भी हमको समझ आता है। प्लस एक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि ये सब्जेक्ट किन किन बोल सकते हैं माइलस्टोन से होकर गुजरा है, और यहाँ तक जो हम इसका इवॉल्व फॉर्म देख रहे हैं तो वो कैसे बना। ठीक है, तो पास्ट को समझने के लिए या पास्ट को जानने से हमको क्या मिलता है, सोसाइटी का एटीट्यूड कैसा रहता है बेनिफिशरीज़ की तरफ। ठीक है, जो बेनिफिशरीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए हम सोशल वर्क करते हैं, तो सोसाइटी का एटीट्यूड कैसा रहा उनकी तरफ, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसे इवॉल्व हुई, है ना, और अर्ली सोशल वर्कर्स का जो ट्रेनिंग और एजुकेशन था वो कैसा था। क्योंकि आज हम जो पढ़ते हैं हमारे पास रेडीमेड लिटरेचर है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, पर जिन्होंने अर्ली स्टार्ट किया उनके पास ऐसे कोई सोर्सेज नहीं थे, तो उन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से काम किया और उसी को बेस बनाकर आज हम सोशल वर्क प्रैक्टिस करते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क को समझने के लिए हमको प्रिमिटिव सपोर्ट सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखो, समाज में क्या है, गरीबी या परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल प्रॉब्लम, कम्युनिटी प्रॉब्लम, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की स्थितियाँ हमेशा रही है, बस उनका नेचर अलग रहा है। तो पहले क्या होता था ना, जो पहले का सिस्टम होता था वहाँ पर सोसाइटी या कम्युनिटी एक जिम्मेदारी उठाती थी कि अगर कोई हमारे आसपास पुअर है या किसी तरह से वो सक्षम नहीं है तो कम्युनिटी उनको हेल्प करती थी या रिलेटिव्स उनको केयर करते थे। तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर होता है या एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम होता है तो वहाँ पर एक दूसरे की मदद या केयर की जाती है, वो फूड और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और नहीं तो फिर वहाँ पे जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी के वो पार्ट हैं, वो किसी ना किसी तरह अपने लोगों की मदद करते हैं। तो पुरानी सोसाइटीज़ में हमको ये सारे सिस्टम देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कि रिलेटिव्स ऑर्फन्स के लिए केयर करते थे, है ना। आज भी इंडिया में अगर हम बात करें तो आज भी ये सिस्टम है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम देखोगे तो अगर किसी फैमिली में सभी की डेथ हो गई है या कोई नहीं है और कोई ऑर्फन बचा है तो रिलेटिव्स उसकी केयर करते हैं। फूड एंड रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, आज भी किया जाता है ना, फेस्टिवल्स के थ्रू किया जाता है, किसी रीति रिवाज के थ्रू किया जाता है, ये आज भी होता है। और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलफेयर, तो आज हम देखते हैं कि कम्युनिटी किस तरह से वेलफेयर कर रही है। ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है बट हाँ वेलफेयर होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, समय के साथ जो फ्यूडल डिक्लाइन हुआ है ना, ये जो सोसाइटीज़ है ये डिक्लाइन हुई, वेज इकनॉमी आई और अर्ली वेलफेयर लॉस बनी। तो वही होता है कि जब एक सिस्टम चेंज होता है उससे एक नया सिस्टम आता है, और वो जब चेंज होता है तो उससे एक नया सिस्टम आता है। तो सिस्टम चेंज होने के साथ क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम भी बदल जाते हैं, उनका स्वरूप भी बदल जाता है, कैसे मदद की जाती है वो भी बदल जाती है। ठीक है, रोल ऑफ चर्च इन वेलफेयर। अब क्योंकि हम यूके की बात कर रहे हैं तो हम चर्च को एक सेंट्रल पोजीशन में रख के बात करेंगे। तो पहले क्या होता था ना, चर्च के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वेलफेयर करने की। ठीक है, चर्च के ऊपर जिम्मेदारी होती थी टू सपोर्ट द पुअर, है ना। जो मोनेस्ट्रीज होती थी वो फूड और शेल्टर या मेडिकल एड प्रोवाइड करती थी। कुछ क्लर्जीमैन जो होते थे वो किसी तरह से मदद करते थे या पर्सनल नॉलेज की तरह से वो मदद करते थे। और जो चर्च थे उन्होंने फाउंडेशन बनाया है चैरिटी का। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ मंदिर है या बोल सकते हैं आश्रम है या किसी तरह का बोल सकते हैं एक इंस्टीट्यूट है, वो वेलफेयर को प्रमोट करता है, उसी तरह वहाँ पर चर्च ये रोल निभाता था। तो ये उनकी ड्यूटी होती थी पुअर को सपोर्ट करना, उनको ज़रूरी सामान जिसको हम बोल सकते हैं आउटडोर रिलीफ, इनको क्या बोला जाता है, आउटडोर रिलीफ, मतलब सामान दे देना इन कैश और काइंड, और पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे आर्म्स दे देना। आर्म्स का मतलब होता है सहारा दे देना। और इसी तरह से एक चैरिटी का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हमको देखने को मिला। तो जब मैंने हमारी की कॉन्सेप्ट्स वाली लेक्चर में आपको बताया था कि चैरिटी क्या होता है और सोशल वर्क क्या होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। चैरिटी और वेलफेयर में बहुत डिफरेंस होता है।
आई थिंक आपको थोड़ा याद आया होगा कि वेलफेयर और चैरिटी में क्या डिफरेंस है ना। अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अब देखिए, पहले तो फ्यूडल सोसाइटी था, वो चेंज हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, चर्च ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। पर इन सब चीज़ों में क्या हो रहा था ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। उनको जैसा लगता था और जब जिसको ज़रूरत होती थी वो अपनी मदद प्रोवाइड करते थे। लेकिन एक टाइम आया जब स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने लगी वेलफेयर की। ठीक है, ये पीरियड जो है इसी को ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है, जब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर की वो कम्युनिटी या चर्च से शिफ्ट होके स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने लगी। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में जो सबसे पहला लीगल फ्रेमवर्क हमको देखने को मिलता है वो है एलिजाबेथ पुअर लॉ। ठीक है, 1601 में बना था ये। क्योंकि यूके की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहीं से शुरू करेंगे। जब हम इंडिया में आएंगे तो हम देखेंगे कि एंशंट इंडिया में क्या होता था, मॉडर्न इंडिया में क्या होता था, है ना। वहाँ पर भी हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलती है। तो अभी हम यूके की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो ऑफिशियल बोल सकते हैं बिगिनिंग होती है वो एलिजाबेथ पुअर लॉ से होती है। अब ये एलिजाबेथ पुअर लॉ क्या है ना। तो एलिजाबेथ पुअर लॉ ने एक बोल सकते हैं पुअर लॉ सिस्टम बनाया इंग्लैंड एंड वेल्स के लिए। ठीक है, इसने क्या किया, फॉर्मलाइज कर दिया जो अर्लियर प्रैक्टिसेस होती थी पुअर रिलीफ की, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में बेसिकली होती थी, है ना। और इसका जो ओरिजिन है ये 15वीं सेंचुरी से शुरू हुआ, जैसे कि मोनेस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगी और मिडिवल सोशल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होने लगा, तब से ये जो शिफ्ट है ये स्टेट के पास आने लगा। जो चैरिटी है उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया कंपल्सरी लैंड टैक्स। ठीक है, अगर आपके पास लैंड है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और ये टैक्स ज़्यादातर पैरिश लेवल पे लगता था। तो ये पैरिश क्या होते हैं, कैटेगरी होती है। जब हम चर्च के ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं ना, तो एक कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो काफ़ी सक्षम होते हैं, तो उनके ऊपर बेसिकली ये टैक्स लगाया जाता था। और अगर लैंड है तो लैंड पे कंपलसरी टैक्स उनको देना होता था। तो ये पहले एक सिस्टम था पुअर लॉ आने के पहले। अब जब पुअर लॉ आया तो इसने क्या किया, इसने 3 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की। कौन कौन सी, एबल बॉडीड पुअर, इम्पोर्टेंट पुअर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज इसने बोल सकते हैं एक्सप्लेन करी। और इसको हम एक और कैटेगरी कर सकते हैं आइडल पुअर, है ना, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और आइडल पुअर। अब ये क्या होते हैं, तो जो एबल बॉडीड पुअर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो काम कर सकते हैं। ठीक है, और उनको क्या किया जाता था, उनको हाउसेस में या इंडस्ट्री में काम करने के लिए बोला जाता था, और अगर वो मना करते तो उनको पनिश किया जाता था। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा वर्क हाउसेस का, यहाँ पर उनको काम दिया जाता था और काम के बदले में उनको मदद की जाती थी। अब ये इम्पोर्टेंट पुअर क्या होते हैं, तो इम्पोर्टेंट पुअर वो होते हैं जो कि काम नहीं कर सकते। बेसिकली कौन सी कैटेगरी, जैसे कि ओल्ड है, ब्लाइंड है, लेम है, इम्पोर्टेंट है, तो वो अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, तो उनको आम हाउसेस में आउटडोर रिलीफ के थ्रू हेल्प किया जाता था। ठीक है, आउटडोर रिलीफ क्या होती है, फूड, शेल्टर, है ना, इस तरह से मेडिकल एड ये सब प्रोवाइड कर देना, क्लोथ्स प्रोवाइड कर देना, ये होता है आउटडोर रिलीफ। ठीक है, तो आम हाउसेस में वो रहते थे और आउटडोर रिलीफ उनको प्रोवाइड की जाती थी। अब ये जो आइडल पुअर है, ये वो हैं जो कि कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं कोई काम करने के लिए, है ना, या वैग्रेंट्स हैं जो कि कहीं सेटल नहीं होते हैं, वॉन्डर करते रहते हैं जगह जगह पर। उस तरह की जो कैटेगरी होती है वो आइडल पुअर होती है। तो उनको क्या किया जाता था ना, उनको करेक्शन होम में भेजा जाता था, ताकि वो ये अब जो टेंडेंसी उनके अंदर है इसको ठीक कर सके। और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते थे इनके ऊपर उनको अप्रेंटिस बनाए दिया जाता था। अप्रेंटिस का मतलब है कहीं पे ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो आगे जाके काम कर सके। ठीक है, तो जो लॉ थी 1601 वाली,
कि उसने बोला कि जो पुअर लोग हैं, है ना, पुअर पेरेंट्स हैं, वो और चिल्ड्रन, वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों का ध्यान रखें, और जब पेरेंट्स एल्डरली हो जाते हैं तो बच्चे उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये था पूरा एलिजाबेथ पुअर लॉ। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। पैरिश बेस्ड रिलीफ सिस्टम, जो लोकल कम्युनिटी होती थी वो पूरा फाइनेंस करती थी असिस्टेंस को, और उसी मनी से क्या होता था, लोगों की मदद होती थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, पुअर लॉ से एक लेगेसी बनी कि अब जो है ना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। इससे पहले हमने क्या देखा था कि कम्युनिटी करती थी या चर्च करता था। ठीक है, बट इस लॉ के आने के बाद ये पूरा बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गया स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। अब एक एक्ट आया था 1601 में, इसमें बहुत सारी कमियां थी, है ना, और इन कमियों को ध्यान में रखते हुए एक कमीशन बना 1834 में, जिसने कुछ रिकमेंडेशन दिए। अब इसको बोला जाता है न्यू पुअर लॉ। ठीक है, पहले वाला पुअर रिलीफ एक्ट था, अब ये न्यू पुअर लॉ है जो कि 1834 में आया। इसने क्या किया, जो अर्लियर लेजिस्लेशंस थे पुअर के ऊपर, उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया, है ना, और इसने जो पॉवर्टी रिलीफ सिस्टम था उसको भी पूरी तरह से बदलने के ऊपर ध्यान दिया। अब ये एक्ट क्यों लाया गया था, या ये रिकमेंडेशन कैसे आए, तो क्या हो रहा था ना कि एलिजाबेथ पुअर लॉ आने के बाद बहुत सारा बर्डन स्टेट पे शिफ्ट हो गया। अब बहुत सारे लोगों को आपको फीड करना है, काम देना है, ट्रेनिंग देनी है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉस्ट जो है पुअर रिलीफ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए ये कमीशन सेटअप किया गया ताकि ये रिकमेंडेशन दे सके कि हम क्या अमेंडमेंट करें पुअर रिलीफ में। ठीक है, और जो ओल्ड सिस्टम है उसमें जो अब्यूसेस हो रहे थे, जैसे कि कई बार हमने देखा है कोई सिस्टम बनता है तो उसमें लूप होल्स हम पहले निकाल लेते हैं, है ना, बचने का तरीका क्या होगा, टैक्स ना देना पड़े या काम ना करना पड़े, तो इस तरह से लूप होल्स पहले निकाल लेते थे। अभी लूप होल्स निकालने की वजह से क्या हो रहा था ना, कॉस्ट बढ़ रहा था। ठीक है, तो इस लॉ को पूरी तरह से चेंज किया गया, द पुअर लॉ रिफॉर्म्स, जो कि 1834 में आए, और इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर रिलीफ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कि सिर्फ आर्म हाउसेस में या वर्क हाउसेस में काम करते हैं। ठीक है, मतलब वर्क हाउसेस के बाहर कोई एड प्रोवाइड नहीं की जाएगी, है ना, और अगर वेजेस के बिना रिलीफ दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा वर्स है। ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, अब जो भी एक्ट है उसका कंट्रोल किसके पास होगा, एक सेंट्रल सिस्टम के पास इसका कंट्रोल होगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो पुअर लॉ रिफॉर्म्स लेकर आए। ठीक है, 1834 के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुए, कुछ जगह जगह पर डेवलपमेंट हुए, जैसे कि स्पेशलाइज केयर इंस्टीट्यूशन, फोस्टर होम्स, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सेटअप होना शुरू हुई, है ना। स्पेशलाइज केयर इंस्टीट्यूट बेसिकली हॉस्पिटल्स ही होते हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाता है, जैसे कि फोस्टर होम्स, है ना। फोस्टर होम्स ये होते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा है और उसको अभी हम कुछ समय के लिए किसी और घर में शिफ्ट कर दें ताकि उसका ध्यान रखा जा सके, उसको फोस्टर होम्स बोला जाता है। मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ एक तरीके से जहाँ पर आपको अगर कुछ ऐसी परेशानियाँ जो आपके दिमाग को परेशान कर रही है या दिमाग पे इम्पैक्ट डाल रही है या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रही है, बट वो मेंटल इन नेचर है, तो फिर वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू किया गया। और जो हार्श मेजर्स थे उनको धीरे धीरे ख़त्म करने का ध्यान रखा गया ओवर द टाइम। ठीक है, अब ये जो फ़िलॉसफी इसमें शिफ्ट हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ, तो अब फोकस किस पे होने लगा, रिहैबिलिटेशन पे, इंक्लूजन पे और प्रिवेंशन पे, तीन चीज़ों पे फोकस होने लगा। इसीलिए जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फ़िलॉसफी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो ये जानना ज़रूरी है कि पहले क्या फ़िलॉसफी से काम होता था, बाद में किस फ़िलॉसफी से काम हुआ और उसके बाद किस फ़िलॉसफी से काम हुआ। ठीक है, तो ये शिफ्ट हमको देखने को मिला। ठीक है, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है वापस से
उसको सोसाइटी में रीइंस्टॉल करना और उसकी लाइफ को वापस से बिल्डअप करना। इंक्लूजन का मतलब होता है सभी को एक बोल सकते हैं अम्ब्रेला के अंदर लेकर आना। प्रिवेंशन यानी कि कोई परेशानी होने के पहले ही हम उसके लिए कुछ नियम बना लें या कुछ उसका सोल्यूशन निकाल लें। तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आई, जैसे कोविड एक बार आ गया, तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो क्या होगा, हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है ना, हमें सैनिटाइज़ करना है सब चीज़ों को। बाहर की चीज़ें खाने से पहले अच्छे से देख लेना है कि हम कहाँ खा रहे हैं और किस सिचुएशन में खा रहे हैं। पानी साफ़ होना चाहिए, घर के आसपास गंदगी नहीं होना चाहिए। तो कैसे ये प्रिवेंट कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वापस से वो सिस्टम ना आए कोविड वाला, तो उसके लिए हम पहले से मेजर्स ले रहे हैं। अभी एक बार हो चुका है तो दोबारा ना हो, तो दिस इज़ प्रिवेंशन। उसके बाद एक मेजर ब्रेक थ्रू आया 1942 में, जिसको बोला जाता है द बेवरेज रिपोर्ट। ठीक है, इसको ऑफिशियली बोला जाता था सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज एक्ट। ठीक है, किसने इसको ऑथर किया था, तो सर विलियम बेवरेज ने इसको ऑथर किया था, और इसको बोला जाता है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश वेलफेयर सिस्टम। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि ब्रिटेन में या यूके में वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है वो किस रिपोर्ट से ली गई है, तो वो बेवरेज रिपोर्ट से ली गई है। ठीक है, इसने अब क्या प्रपोज किया बेवरेज रिपोर्ट ने, तो इन्होंने वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स प्रपोज किए जो सोशल वेलफेयर के जो सिस्टम थे उसमें, और इन्होंने 5 जाइंट्स बोल सकते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जो कि रिकंस्ट्रक्शन में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने 5 जाइंट्स के बारे में बताया था, कौन कौन से हैं वो, वांट, डिसीज, इग्नोरेंस, स्क्वालर एंड आइडलनेस। ठीक है, ये ऐसे 5 जाइंट्स हैं जिनके बारे में विलियम बेवरेज ने बहुत एक्सटेंसिवली बात की, और उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि इन सब चीज़ों को हम टैकल कर सकें। तभी उनके रिपोर्ट के बेसिस पे एक एक्ट आया जिसको बोला जाता है सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज एक्ट, बट इसको बेसिकली द बेवरेज रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो रिपोर्ट आई ये कब आई, तो आप देखो उसका टाइम पीरियड देखो 1942, मतलब जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था सेकंड, उस दौरान ये रिपोर्ट आई। तो इस रिपोर्ट ने जो प्रॉमिस किया वो ये था कि हम हर एक इंसान को रिवॉर्ड देंगे जिसने कुछ सेक्रीफाइस किया है वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक बेसिस बनाया पोस्ट वॉर रिफॉर्म्स का, जिसको हम वेलफेयर स्टेट के नाम से जाने जाता है, और इसमें जो नेशनल इंश्योरेंस है और नेशनल हेल्थ सर्विस है उसका क्रिएशन की बात की गई। कोर प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सल कवरेज, यानी कि सभी को इसमें कवर किया जाएगा। अब हम कोई कैटेगरी नहीं बना रहे हैं कि एबल बॉडीड पुअर है या इम्पोर्टेंट पुअर है, यूनिवर्सल कवरेज की बात कर रहे हैं। इन्होंने फर्दर ये बोला कि एक फ्लैट रेट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब हम सीधे बेनिफिट ना देते हुए लोगों से थोड़ा वॉलंटियर हेल्प एक्सपेक्ट करें, है ना, ताकि वो अपने बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें थोड़ा। तो आप जो इंश्योरेंस वाला सीन देखते हो आज, वो इसी बोल सकते फिलॉसफी से आया है कि अगर आपको इंश्योर्ड होना है फ्यूचर में तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपको अभी से देना पड़ेगा। तो इसी के लिए फ्लैट रेट कंट्रीब्यूशन आया, और एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम की बात की गई कि कोई ऐसी स्कीम बनाओ कि हाँ वो इन 5 जाइंट्स को एक साथ टैकल कर सके। तो ये था बेवरेज रिपोर्ट। अब क्या इंट्रोड्यूस किया गया है बेवरेज रिपोर्ट के बाद, है ना, तो मैटरनिटी, सिकनेस, इंजरी, अनएम्प्लॉयमेंट, पेंशन्स और विडोहुड, ये सारी सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, इनको हम इंडिया में भी देखते हैं। इंडिया में हम जब डीपीएसपी की बात करते हैं उसमें भी आप देखेंगे कुछ आर्टिकल्स हैं जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, नहीं तो हम आने वाले वीडियोस में तो इनको डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं जब हम इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड सर्विसेज है, ठीक है, नेशनल हेल्थ स्कीम,
फैमिली अलाउंस, नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम। फिर इनको अगर देखें तो ये इंडिया में भी लागू हैं, और ये हम कब की बात कर रहे हैं, 1942 की बात कर रहे हैं, जब बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था, मतलब प्रोसेस में था बनने के। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस होने के बाद ही हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है बोल सकते हैं एक तरीके से, जैसे यहाँ पे पुअर लॉ से बेवरेज रिपोर्ट से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें मिला, उसी तरह हमें डीपीएसपी से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मिलता है। ये एक तरह से माइलस्टोन है यूके की सोशल वेलफेयर हिस्ट्री के लिए। तो आप कई बार देखेंगे ये क्वेश्चन आता ही आता है, 1-2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, या तो बेवरेज रिपोर्ट से कोई क्वेश्चन आएगा, या कौन सा ईयर था, या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, तो उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 1869, तो ये बहुत पहले का समय है, बेवरेज रिपोर्ट के पहले का समय, जब हम बोल सकते हैं न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हो रही थी, उस समय की बात है। 1869 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ बनी, ठीक है। अब ये क्या है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मूवमेंट की बात हो रही है, यानी कि एक दिन का काम नहीं है, बहुत समय तक ये सब चीज़ें चलती गई, और एक तरह से एक के बाद इसने शिफ्ट करते गए और लोगों को इकट्ठा करते गए। तो इसमें क्या हुआ, कुछ लोकल सोसाइटीज़ थी जो ये चाहती थी, हैंडफुल ऑफ लोकल सोसाइटी जो ये चाहती थी कि आउटडोर रिलीफ को रिस्ट्रिक्ट किया जाए एल्डरली के लिए, है ना। आउटडोर रिलीफ मतलब यही जो कपड़े बांटना है, खाना बांटना है, मेडिकल एड देना है। उनका जो मेन कंसर्न था वो ये था कि जो डिज़र्विंग पुअर है और अनडिज़र्विंग पुअर है, उनके बीच में हमको एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमने आइडल पुअर और इम्पोर्टेंट पुअर की बात की, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, उनको पता है कि हमको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सोसाइटी ने ये मुद्दा उठाया कि हमें ये डिस्टिंक्शन करना चाहिए कि डिज़र्विंग पुअर कौन है और अनडिज़र्विंग कौन है। इस सोसाइटी का जो बेसिक बिलीफ था वो ये था कि हम अगर चैरिटी कर रहे हैं विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉब्लम, या पॉवर्टी के पीछे किन प्रॉब्लम्स का कारण है, तो इसने क्या किया, एक क्लास ऑफ सिटीज़न क्रिएट कर दिया है, और वो हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे कि दूसरे उनको मदद कर सकें। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रिलीफ, इस सोसाइटी ने क्या एड्रेस किया, वो पॉवर्टी की जो साइकिल है उसको एड्रेस किया, और नेबरहुड चैरिटी विजिटर्स क्रिएट किए, जो कि घर घर जाकर, नेबरहुड में जाकर लोगों को हार्ड वर्क और इन मोरालिटी का एक्सप्लेनेशन करते थे, वैल्यूज समझाते थे। इन्होंने एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी सेटअप की, और एम्फसाइज किया कि हम इन्वेस्टिगेट करें और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें जो हमारे विजिटर्स हैं उनको, ठीक है। ये जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है किससे मिलकर बनी है, तो ये चैरिटेबल ग्रुप से मिलकर बनी, और वो एक साइंटिफिक फ़िलॉसफी पे काम करते थे कि जो डिविएंट और डिस्ट्रेस्ड है उनको हम मदद करें, है ना। उनका अल्टीमेट गोल क्या था कि जो सोशल सर्विसेज हैं वो कम्युनिटी को अवेलेबल हों। तो ये एक प्राइमरी सोर्स बन गया इन्फॉर्मेशन का, रेफरल सर्विसेज का। अब इनको पता होता था कि कहाँ सर्विस अवेलेबल है ना, और किस कम्युनिटी को किस सर्विस की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये एक मीडिएटर बन गए लोगों को सर्विस तक पहुंचाने के लिए। तो ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट होता था, ठीक है। अगर इसके कुछ फैक्चुअल चीज़ों की बात करें तो किसने फाउंड किया था, तो ऑक्टेविया हिल एंड सैमुअल बर्नेट ने इसको फाउंड किया था, और इसके की टर्म्स क्या है कि हाउसिंग रिफॉर्म, फ्रेंडली रेंट कलेक्शन, है ना। इसके थ्रू वो लोग जा के लोगों को क्या करते थे, हार्ड वर्क का मतलब समझाते थे, वैल्यू समझाते थे, फैमिली क्या होती है, फैमिली के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है उसका मतलब समझाते थे। जो ट्रेनिंग होती थी वो वॉलंटियर्स की होती थी, और एक इंडिविजुअलाइज सपोर्ट होता था। इसमें हम क्लाइंट की डिग्निटी एंड नॉन जजमेंटल अप्रोच पे ज़्यादा काम करते थे लोग। तो देखो, डिग्निटी एंड नॉन जजमेंटल अप्रोच जो है वो सोशल वर्क का एक फाउंडेशन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कोई सोशल वर्क की मेथड ज़रूर निकली होगी, ठीक है। अगर आप क्लिक कर पा रहे तो प्लीज़ बताएं कौन सी मेथड है जो इन चीज़ों पे फोकस करती है, डिग्निटी एंड नॉन जजमेंटल अप्रोच के ऊपर।
इसी के लाइन में एक और मूवमेंट चला जिसको बोला जाता है सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। ये इनिशिएट किया था सैमुअल ए बर्नेट ने, ठीक है। इसको बोला जाता है रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेटलमेंट हाउसेस को इस्टेब्लिश करना पुअर एरियाज़ में, जिसमें कि जो मिडिल क्लास है वो वॉल्टियर कर सके, है ना, और वो अपना बोल सकते हैं नॉलेज और कल्चर शेयर कर सकें ताकि वो पॉवर्टी को एलिवेट कर सकें। तो एक तरीके से कम्युनिटी लाइफ की बात यहाँ पर की गई है ना। जो सेटलमेंट हाउसेस होते थे वहाँ पे किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी? तो डे केयर, इंग्लिश क्लासेस, हेल्थ केयर। इससे क्या होता था? पुअर जो पीपल है उनकी लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी। उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म के ऊपर भी काफ़ी काम किए हैं। अब ये जो टाइनबी हॉल है ये एक बोल सकते हैं सेटलमेंट हाउस है जो वाइट चैपल में सेटल हुआ था। यहाँ पर जो फूड है, शेल्टर है, बेसिक एंड हायर एजुकेशन है, ये प्रोवाइड की जाती थी लोगों को। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये किया जाता था जो वेल्दी डोनर्स होते हैं, है ना, उनके द्वारा और वॉलंटियर्स के द्वारा। अब क्या किया गया, इसमें जो ये टाइनबी हॉल था इसको यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर दिया गया और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट किया गया कि वह स्लम एरिया में रहें और लोगों की लाइफ को समझें और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में काम करें, है ना। तो ये जो सेटलमेंट हाउसेस है ये इस्टेब्लिश हुए फॉर एजुकेशन, सेविंग, स्पोर्ट्स एंड आर्ट। तो ये सब चीज़ों का जो बोल सकते हैं फाउंडेशन है यहाँ से शुरू हुआ है। अब की टेक अवे की बात करें तो सोशल वर्क ग्रू फ्रॉम रिलीजियस चैरिटी, स्टेट वेलफेयर एंड प्रोफेशनल सर्विस। कैसे आया? क्विकली अगर हम समझें तो रिलीजियस चैरिटी यानी कि जब चर्च का रोल हमने देखा, स्टेट वेलफेयर जब हमने पुअर लॉ के बारे में बात की और बेवरेज रिपोर्ट की बात की, प्रोफेशनल सर्विसेज, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से सोशल वर्क ग्रो किया है फ्रॉम रिलीजियस चैरिटी, स्टेट वेलफेयर टू प्रोफेशनल सर्विस। कोर वैल्यूज़ कौन कौन सी हमने देखी? डिग्निटी की बात की गई, इंक्लूजन की बात की गई और सिस्टमेटिक सपोर्ट की बात की गई, ठीक है। सो ये था आज का जो वीडियो अबाउट हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूके। इसमें हमें क्या याद रखना है नेट के पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए एक टेबल दी गई है आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा टेबल, ठीक है, कि कब कौन सा इवेंट हुआ और उसका सिग्निफिकेंस क्या था, है ना। प्री 1601 के पहले का पीरियड क्या था, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, की इवेंट क्या था और सिग्निफिकेंस क्या है उसका। तो यहाँ पर आपको सब देखने को मिलेगा। रिलीजियस चैरिटी, एलिजाबेथ पुअर लॉ, न्यू पुअर लॉ, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, बेवरेज रिपोर्ट एंड राइज ऑफ सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन। तो ये देखें तो ये बेसिकली हमको कब देखने को मिल रहा है? 1945 के बाद, ठीक है। प्रोफेशनल सोशल वर्क 1945 के बाद देखने को मिल रहा है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो के दौरान भी इसको याद कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के साथ ही इसको याद कर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब एक PYQ सॉल्व करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज पुअर रिलीफ इन यूके। ऑर्गेनाइज पुअर रिलीफ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले पुअर रिलीफ की बात कहाँ की गई थी, कौन बताएगा? अगर आपको आंसर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑब्वियसली पुअर रिलीफ की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर होगा ये? एनी गेसेस? आप चाहें तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी किस पे काम कर रही थी? तो वो साइंटिफिक टेम्पर के साथ काम कर रही थी। बेवरेज रिपोर्ट ने क्या बोला? वेलफेयर की बात की, है ना। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट ने क्या बोला? तो उन्होंने रिफॉर्म की बात की। तो क्या बच रहा है हमारा? एलिजाबेथ पुअर लॉ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 2। नाउ द सेकंड क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, नॉट। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखें कि उन्होंने फीचर पूछा है या नॉट अ फीचर पूछा है। अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, उनके आइडियाज़ और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया। तो इसको कैसे टिक करें? साइंटिफिक मेथड ऑफ चैरिटी, यस, बिल्कुल फोकस था। एम्फेसिस ऑन केस वर्क, क्योंकि डिग्निटी और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड की बात की, तो यस। लिव्ड विथ पुअर, तो पुअर के साथ रहने वाला जो बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है वो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट में था, तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर नहीं होगा। फोकस ऑन मोरल अपलिफ्टमेंट, हाँ, क्योंकि वो वैल्यूज़ की बात करते हैं तो ये भी उसका फीचर है, तो इसका आंसर होगा लिव्ड विद द पुअर। ठीक है, सो ये था पूरा वीडियो अबाउट हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूके। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, उनको शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियोस बनाने का। हमारा जो इसके बाद वाला लेक्चर है वो हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।